नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस मीमांसा। तो इस वीडियो में हम आज मेरे इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि मेरा इंटरव्यू में क्या एक्सपीरियंस रहा है तथा यूपी पीसीएस इंटरव्यू में जो बोर्ड होता है वह क्या देखता है, वह आप में ऐसी क्या क्वालिटीज देखता है, वो उसका मैं पूरा वास्तविक अनुभव आपको प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, परंतु उसके पहले अगर आपको लगता है कि यूपी पीसीएस इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज देखकर नंबर मिलते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं खुद 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस दे चुका हूं और 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू भी फेस कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको कोई किताबी थ्योरी नहीं बताऊंगा, बल्कि बोर्ड के सामने बैठकर जो मैंने खुद महसूस किया उसका वास्तविक अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। बोर्ड में आपकी लैंग्वेज नहीं, आपका कॉन्फिडेंट नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज देखता है जिनकी वजह से एक एवरेज कैंडिडेट भी अच्छा स्कोर करता है। ठीक है, और एक नॉलेजेबल बंदा, जो बहुत नॉलेजेबल बंदा भी होता है ना, ठीक है, वो भी पीछे रह जाता है। तो आपका अगर सपना यूपीपीसीएस ऑफिसर बनने का है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड वास्तव में कैंडिडेट में क्या देखता है और कौन सी गलतियां जो है वो नंबर कटवाती है, और इंटरव्यू रूम में कैसे खुद को हमें प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा जो इंटरव्यू जो चला था वो लगभग 20 मिनट का चला था। ठीक है, इससे पहले इंटरव्यू के बारे में जानने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग से, यानी कि आयोग के गेट से लेकर इंटरव्यू जो बोर्ड का रूम होता है वहां तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पश्चात जो इंटरव्यू के रूम में जो जो हुआ, कैसे क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे इंटरव्यू में कितने नंबर मुझे मिले। मार्क्स रहे थे वो मैं आपको दिखाई देता हूं। ये रहे 64 मार्क्स मेरे 100 में से बने हैं, जो कि एक एवरेज से बेटर मार्क्स माना जाता है। ये मेरी वैसे मार्कशीट है मेंस की, तो इस बार हम मेंस के मार्कशीट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आपको मेंस की मार्कशीट की डिटेलिंग जाननी है तो अब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे मैं इंटरव्यू में पहुंचा और कैसा क्या होता है, कि कैसा गेट होता है, कौन से गेट से हम एंट्री लेते हैं और गेट में अंदर जाने के पश्चात हमें क्या करना होता है, तो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एक चीज मैं आपको वो सब शुरू करने से पहले और बताना चाहता हूं कि जैसे मेरे 64 मार्क्स रहे। एक चीज मैं आपको बताऊं, तो टॉपर्स को मार्क्स कितने मिलते हैं? जो टॉपर्स होते हैं दोस्तों, उनको मैक्सिमम मार्क्स 75 मिलते हैं। ठीक है, अपवादी होगा जिसे 75 से ऊपर मार्क्स मिले। ठीक है, और एक दायरा ये भी होता है कि 40 से कम मार्क्स भी आयोग नहीं देता। जनरली सबको 40 से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 40 से लेके 75 के मध्य जो मार्क्स हैं बच्चों के रिलाई करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो इसी हिसाब से मेरे जो मार्क्स बने वो 64 जो आपने देख लिए हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा कि आपको उस दिन क्या मार्क्स मिलने वाले हैं। हालांकि मैं इन मार्क्स को और भी थोड़ा बढ़ा सकता हूं, तो स्वयं पे थोड़ा काम करना है। ठीक है, वही काम आप खुद पे भी करिएगा जो मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसा गेट होता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको गेट दिखा दूं, तो ये रहा हमारा मंजिल का आखिरी गेट जिसका सब लोगों को इंतजार होता है। ठीक है, इस गेट से हम लोग एंट्री लेते हैं। ठीक है, एंट्री लेते ही आपके सामने जो सबसे पहला जो व्यू आपको दिखेगा ना, वो ये दिखेगा। दिखाता हूं आपको, ये रहा आपकी सबकी आंखों का सपना। ठीक है, यहीं पर सभी लोग क्या बोलते हैं, फोटोज लेते हैं। फोटो वगैरह शूट करके अपनी जो भी है डीपी वगैरह जहां भी उनका मन करता है वो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचना सबका सपना होता है, जो भी यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट है। तो यहाँ पहुंचने के बाद आदमी अपने आप को उस दिन राजा टाइप फील करता है। हालांकि नर्वस भी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। डर भी बहुत लग रहा होता है, पर खुशी भी इस बात की बहुत होती है कि जहां पहुंचना लाखों बच्चों का सपना होता है, वहां आज मैं उस जगह पहुंच चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको कांस्टेबल देखने को मिलते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं। वो आपका इंटरव्यू लेटर देखते हैं, उसके पश्चात आप इसी गेट से एंट्री करते हैं। ठीक है, एंट्री करने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ जाना है, अंदर का क्या प्रोसेस होता है, पर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिप्स में बात करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो बड़े ही आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से एंट्री ले ली, इंटरव्यू लेटर कांस्टेबल भाई साहब को दिखा दिया हमने। ठीक है, इन्होंने देखा और हम लोग अंदर गए। ठीक है, जैसा कि आप सभी आने वाले टाइम में फेस करेंगे, सबको एंट्री यहीं से ही लेनी है फोटो वोटो खिंचवाने के बाद। ठीक है, कुछ लोग साथ में अपना अखबार भी ले जाते हैं ताकि अंदर जाके वो उस दिन का अखबार पढ़ सके जो भी है, और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके जाते हैं। ठीक है, अब यहां से एंट्री करने के बाद हमें कहाँ जाना होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं से एंट्री लेने के बाद यहाँ से लेफ्ट मुड़ के
इस जो हमारा ये व्यू दिख रहा है उसके बैक साइड ही जाना होता है, यहीं से रास्ता होता है वो। ठीक है, तो मैं आपको एक गूगल मैप का फोटो लेके आपको सब बता देता हूँ कि कैसे क्या कहाँ किस बिल्डिंग में जाना है। ओके, तो ये रहा वो ओवरव्यू जहां से हम लोग एंट्री लेते हैं, कौन सी बिल्डिंग में हमें जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा यहाँ पे गेट है। ठीक है, गेट के सामने वाला पार्ट ये रहा, यहाँ से हम पीछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीछे जाने के बाद थोड़ा सा चल के यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग में हम प्रवेश लेते हैं, अपना जो हमारा प्रवेश इंटरव्यू लेटर होता है वो दिखा के अंदर जाते हैं। एक बड़ा सा हॉल होता है, बहुत ही बड़ा होता है, वहां पे टेबल रखे होते हैं और टेबल के सामने ही 5-6 आरओ बैठे होते हैं। ठीक है, आरओ का क्या काम होता है कि वो आपको डॉक्यूमेंट को देखते हैं, उन्हें वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको वहां जाना होता है, आप टेबल में बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद आरओ आपको बुलाएंगे और आपके एक एक करके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट चेक करवाने के पश्चात इस बिल्डिंग के सामने ही एक और बिल्डिंग होती है। ठीक है, जहां सेक्शन ऑफिसर बैठते हैं। सेक्शन ऑफिसर क्या करते हैं, सेक्शन ऑफिसर बैठ के एक दोबारा वेरिफिकेशन करते हैं और आपको एक लेटर देते हैं। ठीक है, लेटर में एक्चुअली आप अंदर जाके जो आपको देना होता है, ठीक है, वो लेटर ले जाके उसमें हालांकि कुछ लिखा नहीं होता, बस उस सेक्शन ऑफिसर की मुहर होती है और बस ये वेरीफाई किया जाता है कि आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। फिर आप एक हॉल में जाते हैं, छोटा सा ही हॉल होता है, वहां भी कुर्सियां लगी होती हैं। ठीक है, उस हॉल के अंदर जाके लगभग 50-60 बच्चे मेरे इंटरव्यू के दौरान थे कि एक टाइम में, तो हॉल में जाके आप सभी बैठ जाते हैं और बैठने के पश्चात ही वहीं आपको उसी हॉल के बैक साइड में ही आगे जाके, जैसे कि ये हॉल है, ठीक है, यहाँ टेबल है मेन और यहीं से गेट है। ठीक है, गेट से आगे आके एक और रूम होता है ये। ठीक है, यहाँ पे चेयर लगी होती हैं, एक सेकंड, यहाँ पे कई सारी चेयर रहेंगी। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ आना है और यहाँ आके यहाँ पे कुछ ऑफिसर बैठे होंगे, ये आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। नंबर प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग और नंबर प्रोवाइड कराने के बाद वापस उसी हॉल में बैठ जाना है। ठीक है, हॉल में बैठ जाना और यहीं पर क्या बोलते हैं, चाय वगैरह बिस्किट्स वगैरह आपके लिए आती हैं और आप उसका लुफ्त उठा रहे होते हैं। लेकिन हालांकि ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर नर्वसनेस बहुत ज्यादा हावी होती है। उसके बावजूद भी बच्चे चिल करते हैं कि चलो ठीक है, बातचीत करते हैं एक दूसरे से ताकि मन हल्का हो जाए। तो वहां सब ऐसे ही लोग चिल मोड में रहते हैं और उनमें से कुछ अखबार पढ़ रहा होता है, कुछ अपनी चीजें जो भी है रिवाइज कर रहा होता है। तो अब एक एक करके, हालांकि मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब हम इस हॉल में बैठे हुए थे, जो मान लो यहाँ पे मैं हॉल को दर्शा दे रहा हूँ, तो जब हम हॉल में बैठे हुए थे तो अध्यक्ष महोदय आए हुए थे हमसे बातचीत करने के लिए। लगभग आधा घंटा उन्होंने हमसे बातचीत की, हमें मोटिवेट किया कि कैसे आपको इंटरव्यू देना चाहिए, कैसे अपने जो आंसर है उनको स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए और आंसरों को कैसे प्रूव करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे बेतुके आंसर देने का कोई मतलब नहीं है, जो पूछा जा रहा है उसका सटीक और बेटर आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो ही हमें मोटिवेट कर रहे थे और हमारी जो नर्वसनेस है उसे कम करने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल ही चिल मोड में थे। ठीक है, एक सेकंड मैं ये मिटा दूं। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब क्या हुआ कि जो वो रूम था, ठीक है, अब यहाँ पे एक अर्दली आता है। ठीक है, अर्दली आके आपको एक एक क्या करना होता है, जो नंबर हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, वो नंबर लेके हमें जाना पड़ता है। कहाँ दोस्तों, यहाँ से अंदर ही अंदर रास्ता होता है, कॉरिडोर होता है और जाना होता है इस बिल्डिंग में। अब ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना दोस्तों, ये है कॉरिडोर जिसमें रास्ता होता है और ये बने हैं रूम। ठीक है, अब रूम में अलग अलग बोर्डों का जो होता है ना, इंटरव्यू चल रहा होता है। मान लो इतने सारे रूम हैं और 4-5 बोर्ड बने हुए हैं, तो अलग अलग जो रूम में है अलग अलग इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ होता है, जहां पर स्टूडेंट्स को बुलवा के बिठा दिया जाता है। जैसे ही उनका टोकन नंबर आता है उसे लेके अर्दली आपको बुलाता है और रूम के बाहर बिठा दिया जाता है, जैसा कि मेरा विपिन सर का बोर्ड था। तो मुझे इस बोर्ड के सामने एक चेयर लगी होती है और पानी वगैरह रखा होता है, तो वहां पे पहुंच के अर्दली साहब हमें बिठा देते हैं और फाइल को टेबल पर रखने के लिए कहते हैं। फाइल टेबल पे हमने भी रख दी थी। अब फाइल रखने के बाद वहां पे जितने भी क्या कहना होता है, महान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या फिर भारत रत्न प्राप्त करता रहे हैं, तो मैं क्या कहना होता है उन सब के नेम से याद रखने लगा। मुझे बस यही लग रहा था कुछ भी पूछ लेंगे ये लोग। तो क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था तो डर तो स्वाभाविक था, तो उस हिसाब से मुझसे जितना होता गया मैं आसपास नजर घुमा ले रहा था और जितना हो सके नॉलेज को मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। देन उसके बाद मैंने जो वहां पे इंटरव्यू चल रहा था एक ऑलरेडी बच्चे का, उसका इंटरव्यू खत्म होता है और वो बाहर
तो उसके बाद आता है मेरा नंबर। ठीक है, तो मैं बस उठता हूँ और रूम की ओर अपना टोकन नंबर लेके जाता हूँ। तो चलो अब आगे अंदर की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि अंदर क्या हुआ था मेरे साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंटरव्यू पैनल का दिखा दूं कि कैसे अंदर का माहौल था। तो ऐसे ही जैसे इस पिक में आपको दिख रहा है, मैं सामने बिल्कुल बैठा हुआ था। मेरे सामने अध्यक्ष महोदय थे, ठीक है, इस साइड मेंबर 2, मेंबर 3 और इस साइड मेंबर 1 थे। तो हालांकि नंबरिंग तो खैर इमेज में है ऐसे, लेकिन मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले हेड ने पूछे थे, अध्यक्ष महोदय ने, उसके बाद मेंबर 2 ने, सॉरी मेंबर 2 यहाँ पे दे रखा है लेकिन मेरे लिए तो मेंबर 1 यही कहलाएंगे ना। तो खैर जो इस इमेज में है उस हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो उसके बाद मेंबर 2 क्वेश्चन पूछते हैं, देन मेंबर 3, उसके बाद मेंबर 1, देन फिर अध्यक्ष महोदय मुझसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे मैं अंदर गया, मैंने क्या बोला, मोटा मोटा मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को मेरा मकसद ज्यादा लंबा करना नहीं, शॉर्ट में आपको एक ब्रीफ दे देना है, ठीक है, ताकि आपको डर ना लगे और आपको कहाँ तैयारी करनी है वह आपको पता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे मैं अंदर गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा, मे आई कमिंग सर। तो सर ने मुझे, अध्यक्ष महोदय ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और अंदर जाते ही अध्यक्ष को मैंने नमस्ते बोला, बड़े ही विनम्रता पूर्वक नमस्ते बोला। ठीक है, और नमस्ते करते हुए आपको भी थोड़ा स्माइल रखनी चाहिए, तो मैंने भी वही रखी। और साथ में जो अदर मेंबर्स थे उनको भी मैंने एक बार ही नमस्ते बोला और सबकी तरफ नजरें घुमा ली, एक बार सबको देख लिया ताकि हाँ लगे कि कोई छूटा नहीं है। ठीक है, हालांकि एक बात मैं आपको और बता दूं, कोर्ट को लेके जो सबके मन में डाउट रहता है ना कि हमें कोर्ट की बटन को बंद करके जाना चाहिए या खोल के जाना चाहिए, ठीक है, तो मैं बता दूं कि सब मिथ है। ठीक है, बेसिकली किसी को नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे अच्छा रहा कि मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। ठीक है, मैं अपनी बटन खोल के गया, मैं कहा मुझे अंदर ये कोई लज्जा चाहिए ही नहीं, कोई परेशानी मुझे चाहिए नहीं। तो मैं अपनी बटन खोल के गया था कोर्ट की। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोर्ट बटन, आप कोर्ट की बटन लगा के जा रहे हैं या नहीं लगा के जा रहे हैं। डिपेंड क्या करता है कि आपको कहाँ कंफर्ट फील होता है। तो टेंशन नहीं लेनी, जैसे आपको बढ़िया लगे, जैसे आपको कॉन्फिडेंट फील हो वैसे बन के आप चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने अंदर जाकर वो आयोग के जो हेड है उन्हें अपनी स्लिप दी। हालांकि मेरा स्लिप नंबर 204 था, मैंने पहले ही पढ़ लिया था, ताकि अध्यक्ष महोदय अगर मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा स्लिप नंबर क्या है, इसलिए मैंने पहले ही तैयार कर लिया था कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि मेरा कोड नाम, मतलब मेरा टोकन नंबर क्या है, तो मैं आयोग के हेड को अपना बता दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि स्लिप देने के बाद अध्यक्ष महोदय जो है मुझे बैठने के लिए कहते हैं। उनके कहने के बावजूद मैं बैठा और मैंने जो अध्यक्ष महोदय उनको धन्यवाद कहा। ठीक है, अब अध्यक्ष महोदय, मेरे बैठने के बाद अध्यक्ष महोदय ने ही पहला क्वेश्चन मुझे पुट किया। उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पुट किया कि संविधान में कितने अध्याय हैं, संविधान में कितने अध्याय हैं। ठीक है, हालांकि मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बोलना प्रेफर कर रहा हूं, लिखना कम करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा कि ये संविधान में कितने अध्याय हैं, तो मैंने हमेशा क्या कहना होता है, यही पढ़ा था कि संविधान में या तो पार्ट होते हैं या तो भाग होता है। ठीक है, तो मैंने एक बार सर से काउंटर क्वेश्चन किया कि सर सॉरी सर, अध्याय का मतलब आपका पार्ट से है। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा हाँ हाँ उसी से। तो देन मैंने उसका आंसर कर दिया। तो उन्होंने कहा गुड। उसके पश्चात ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या रहे और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे। तो मैंने उन सबका डिटेल दिया कि हाँ मेरे पास ये सब्जेक्ट थे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन से मैंने इस सब्जेक्ट में अपना मास्टर किया है। ठीक है, और तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री से ही मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू किए। तो उन्होंने, अध्यक्ष महोदय ने ही मुझसे सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन यह पूछा कि शेर शाह सूरी ने किस एक युद्ध में ऐसा कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। हालांकि ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है और मुझे याद भी थी कि हाँ शेर शाह सूरी ने ऐसा कहा था, बट एग्जैक्ट मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि भाई कहा तो था। और ना मुझे एक युद्ध में कहा था और वो युद्ध राजस्थान में हुआ था, बट मुझे उसकी कंफर्म डेट नहीं पता थी। हालांकि 1544 का वो है, गिरी सुमेल का युद्ध था, गिरी सुमेल का युद्ध था। ओके, तो लेकिन उस टाइम मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, बस मुझे याद था कि कुछ मारवाड़ का युद्ध हुआ था 1544 के आसपास। डेट नहीं याद थी मुझे बिल्कुल भी। तो मैंने उन्हें कहा कि सर राजस्थान में एक युद्ध हुआ था लेकिन मुझे डेट याद नहीं। तो उन्होंने एक बार मुझे ये भी कहा कि आप कोशिश करके देखिए अगर बता सकते हैं।
अध्यक्ष महोदय ने बड़े ही पोलाइटली कहा मुझे, तो मैंने कहा सॉरी सर, मुझे मतलब रिकॉल नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो बारी आती है मेंबर 2 की। ठीक है, मेरे लिए तो फर्स्ट ही मेंबर रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले अध्यक्ष के बाद तो इन्होंने ही मुझसे क्वेश्चन पुट किया था। तो इन्होंने सबसे पहले मुझसे इतिहास लेखन पर क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरा मास्टर सब्जेक्ट था और मुझे लगा ही था कि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि सरकार भी चेंजेस कर रही है, पुनः इतिहास लेखन के बारे में प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लग ही गया था, तो ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से तैयार करके गया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जो मेंबर 2 थे ना, जो बाहुबली के कटप्पा नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही सेम लग रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपना हेयर कट किया हुआ था। ठीक है, और ये कटप्पा टाइप ही दाढ़ी रखी होती है। हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, बट मुझे उस टाइम वो वैसे ही लग रहे थे, अंदर अंदर तो मेरे ही लग रहे थे, यहाँ कटप्पा ही मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो सॉरी, फनी मोमेंट है, बट ठीक है। इन्होंने बहुत ग्रिल किया मुझे इतिहास लेखन में, मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। हालांकि सबका मैं बैलेंस पूर्वक जवाब देता रहा, लेकिन बहुत ही ग्रिल करने की कोशिश की इन्होंने, जिसका क्या कहना होता है, जितना हो सके मैंने बैलेंस आंसर देने की कोशिश की। हालांकि मैं थोड़ा नर्वस हुआ था, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ठीक रहा इनके सामने। जो मेंबर 2 रहे मेरे, जो यहाँ पे मेंबर 3 लिखा, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेरे सामने सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन रख दिया। अब सिचुएशन क्या थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सिचुएशन क्या थी। इन्होंने कहा कि आप एक संस्था के हेड हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस, और यूपीपीसीएस के पैटर्न पर ही वह जो संस्था है वह एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और आप उस जो संस्था है जो उसके आप हेड हैं। ठीक है, और आपके साथ जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो आपके जूनियर हैं, वह आज से 20 वर्ष पहले सेलेक्ट हुए थे इस संस्था से, परंतु जो उनका सिलेक्शन है वो करप्ट माध्यम से हुआ है। और आप इस आयोग के हेड होने के नाते क्या डिसीजन लेंगे? क्या आप उन्हें त्वरित रूप से हटा देंगे या फिर अन्य कोई डिसीजन लेंगे? तो इसी पर हमारी काफी देर तक बातचीत चलती रही। ठीक है, वो मैं आंसर देता था तो उनसे काउंटर क्वेश्चन करते थे। मतलब इन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी, इन्होंने मुझे बहुत ही ग्रिल करने की कोशिश की, बट मुझसे जितना हो सका मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ही आंसर कर रहा था, उतना ही मैंने बैलेंस रहकर आंसर देने की कोशिश की। उसके पश्चात मेंबर 3 की बारी आती है, जो यहाँ पे मेंबर 1 लिखा हुआ है। सॉरी, मुझे ये सब चेंज कर देना चाहिए था, हालांकि मैंने किया नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो चलिए मेंबर 3 के बारे में हम जान ले कि इन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मुझसे इंडियन जो ज्योग्राफी है, एक सेकंड, इंडियन जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उससे क्वेश्चन इन्होंने पूछना शुरू किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन यही था कि भारत के ऐसे कौन से स्टेट है जो 2 या उससे अधिक कंट्री के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हालांकि मुझे वहां पर 2 या 3 ही प्लेसेस के नाम याद आ रहे थे, लेकिन और भी हो सकते हैं, थे भी, मुझे घर जाके याद आया जैसे मैं बाहर निकला कि हाँ, इनका आंसर ऐसा भी हो सकता था। लेकिन इन्होंने बड़े ही हंसते हुए कहा कि लेफ्ट साइड आपके इंडिया का मैप लगा हुआ है, आप वहां से देख के हमें बता सकते हैं। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि थैंक यू सर, बट मुझे अभी फिलहाल इतने ही याद आ रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इन मेंबर का यह था कि ईरान, इजराइल तथा जो यूएसए के मध्य जो अभी वॉर चल रहा है, उसमें जो हमारा यूएन है वह कितना प्रासंगिक है, और यदि नहीं है तो क्या उसे खत्म कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन इनका रहा आईआर से। हालांकि इस पे भी मैंने बहुत अच्छा अपना आंसर तैयार कर रखा था, तो इस पे भी हमारा काफी क्वेश्चन सर ने पूछे और मैंने आंसर दिए। देन उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछे, मतलब लगभग 2 से 3 मिनट इस पे हमारा संवाद चलता रहा। उसके बाद इन्हीं मेंबर ने मुझसे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा, जो इनका लास्ट था, वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था। वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि आप एक तहसील के एसडीएम है, जो कि आपको आगे जाके बनना ही है। तो उसमें यह था कि वहां एक पुल का उद्घाटन होता है। ठीक है, और पुल का उद्घाटन करने जो पुल का उद्घाटन करने जो वहां का एमएलए है वह करना चाह रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां का एमपी भी उस पुल का उद्घाटन करने चाहते हैं। तो आप किसे बुलाइएगा? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसे बुलाएंगे। तो मेरे जहन में तो यही लग रहा था कि सीनियरिटी के बेस पे एमपी को बुलाना चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से आंसर किया। हालांकि यहाँ पे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में ना सबका अपना दिमाग काम कर रहा होता है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि मैं आंसर कुछ और दे सकता हूँ, लेकिन आप आंसर कुछ और दे सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन बेस में ये रहता है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने एमपी कह दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो कहते कि हाँ एमएलए भी आना चाह रहा है, नहीं तो वो वहां पे ऐसी सिचुएशन खड़ा कर देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान होगा। तो
मैंने कहा सर जो भी है, जैसे कि मैं अपने आंसर पे स्टिक रहा। देन उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप एक बार इस मैटर पे अपने जो एसडीएम बन जाएंगे तो अपने डीएम से सलाह ले लीजिएगा। ऐसा मेरी जो हॉबी थी वह मूवी देखना है, ठीक है। तो यही मैंने वहां पर बताया कि आपकी, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो देन मैंने बता दिया कि सर मैं खाली टाइम पे मूवी और वेब सीरीज देखता हूँ। तो जो जिन्हें मैं कटप्पा कह रहा था, मेंबर 2, इन्होंने मूवी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले इनका क्वेश्चन यही रहा मुझसे कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, और आपने हाल ही में कौन सी मूवी देखी है। तो मेरा आंसर यही, मैंने अपना आंसर दे दिया जो मैंने क्या कौन होता है उस टाइम मूवी देखी थी और जो मुझे बहुत बेटर लगी थी। तो उसी पे काउंटर क्वेश्चन उन्होंने किया कि इस मूवी का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो मैंने वो भी बता दिया, और देन फिर और पूछा कि आपकी लाइफ को कैसे चैलेंज मिले, कैसे आपकी मतलब तोड़ मरोड़ के खूब इन्होंने मूवीज से भी क्वेश्चन पूछे मुझसे, जो कि मेरा एक तैयार पोर्शन था, मैंने उस पर भी आंसर दिया, ठीक है। और देन लास्ट में अध्यक्ष महोदय ने मुझसे क्वेश्चन दोबारा पूछे, और वो एक क्वेश्चन था कि राजस्थान में महाभारत से कौन लड़ रहा था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे याद नहीं आ रहा था और मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं था। तो मैंने बड़ी ही ईमानदारी से उन्हें सॉरी बोल, उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने मुझसे कहा कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, आप जा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने खड़े होकर पूछा कि क्या सर मैं जा सकता हूं, तो इतने में ही दूसरे जो यहाँ पे मेंबर 3 दिख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ मेंबर 3 है और यहाँ पर कुछ कुकीज रखी हुई थी। तो जो मेंबर 3 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक कुकीज ले लीजिए। तो मैंने कहा सर मैं खाकर आया हूँ, तो मैंने मना किया, ठीक है, मैं खा के आया कि मुझे जरूरत नहीं है सर, आपका थैंक यू पूछने के लिए। फिर इन्होंने मुझे दोबारा कहा कि ले लीजिए, आपका इंटरव्यू अच्छा गया। तो फिर मैंने एक कुकीज उठाई और दोबारा मैंने पूछा सर क्या मैं जा सकता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा हाँ अब आप जा सकते हैं। और उसके बाद मैंने थैंक यू बोला और मैं थैंक यू बोलकर बाहर चला आया। अब मैं आपको बता दूं कि बाहर निकला कहाँ से, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि बाहर कहाँ से निकलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने एंट्री यहाँ से ली थी, ठीक है। अब यहाँ इंटरव्यू चल रहा था और मेरा लमसम ये वाला जो रूम था यहाँ पर मेरा इंटरव्यू हो रहा था। अब मैं निकल के यहाँ से बाहर आया। अब यहाँ से एक बाहर जाने का रास्ता, और ये रहा एक गेट, और इस गेट के माध्यम से मैं रोड में बाहर निकल आया। यहाँ पे एक गार्ड होते हैं, ठीक है, तो वहीं उन्होंने ही गेट खोला था मेरा। तो उसके पश्चात मैं यहाँ से इंटरव्यू देके बाहर आ गया मेन रोड पे, जो कि हमारा स्टेनली मार्ग है। इसके बाद मैंने जो पीजी ले रखा था मैं वहां चला गया था। और हालांकि मैं जाते हुए बहुत नर्वस था, क्योंकि जैसे ग्रिलिंग वाले क्वेश्चन पूछे थे ना, तो थोड़ा तो नर्वस होना लाजमी है। तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ कमी रहेगी। होता क्या है ना कि इंटरव्यू में आप कितना भी बेस्ट परफॉर्म कर लो, बट आपके अंदर एक हमेशा फियर रहता है कि मैं और बेटर कर सकता था और ये चीज और बेटर हो सकती थी, ठीक है। तो ये सब बातें तो हो गई, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमें मेरी क्या कमियां रहती और उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमें कहाँ काम करना है, कहाँ चीजें सुधारनी है। चलो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, तो इंटरव्यू में दोस्तों जो मेरी गलतियां रही हैं, जिसके कारण मुझे 64 मार्क्स मिले, जो बढ़ के 75 हो सकते थे, ठीक है। 75 इन्हें बढ़ाया जा सकता है, और बच्चों के आते हैं 70 से ऊपर। मेरे कई दोस्त हैं जिनके नंबर आए हैं, और हम भी 70 के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। बस माइनर सा हमें रिफॉर्म करना होता है, ज्यादा नहीं। हालांकि कोई एक दिलचस्प बात बताता हूं मैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, कि मैं अपने जो मार्क्स सोच रहा था ना दोस्तों, मैं इतना डरा हुआ था कि मैं सिर्फ अपने 55 मार्क्स सोच रहा था कि मेरे 55 के आसपास मार्क्स आएंगे। बट उसके बावजूद भी मेरी जो परफॉर्मेंस शायद बोर्ड मेंबर को अच्छी लगी होगी, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे 64 मार्क्स दिए। मैं खुद को कम आंक रहा था। इसलिए कई बार होता है कि हमारे अंदर टैलेंट तो होता है, बट हम खुद को कम आंकते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को कम दूसरों की तुलना में समझते हैं। बट ऐसा नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे भरोसा करना है कि हम जैसे भी हैं यूनिक है, ठीक है। और जब दुनिया कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, बस मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए पहली गलती देख लेते हैं, कि जैसे कि मेरी गलती थी कि मैंने मतलब हम सबको पता है कि हम हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो पढ़ाई है वह कैसे होती है, सरकारी स्कूल में होती है, ठीक है। सरकारी स्कूल में हमें कभी भी मौका नहीं मिलता, या फिर मिलता भी है तो इतना डर होता है कि हम कभी स्टेज पे जाते ही नहीं पब्लिकली। और एक जो मेरे कैरेक्टर की इसे दिलचस्प बात बोल लीजिए या फिर कमी बोल लीजिए, जो भी है, कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। मैं जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाता, और दूसरा स्टेज फियर तो था ही। तो जो ये मेरा पहला इंटरव्यू था, इससे पहले मैंने कहीं कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया था।
तो उस कारण मुझे बड़ा डर लग रहा था, जिसके कारण नर्वसनेस मेरे अंदर बहुत हावी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही फियर दूर करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितना हो सके पीयर ग्रुप में बात करिए, डिस्कशन करिए। और दूसरी चीज, आप एआई का भी सहारा ले सकते हैं, लाइक जेमिनी हो गया, ठीक है। उसमें आप वो जेमिनी एआई को कमांड दे सकते हैं, चैट जीपीटी को कमांड दे सकते हैं कि हाँ आप मेरा इंटरव्यू लेना शुरू करें। उसका आप फ्रंट कैमरा ऑन कर सकते हैं, उसके सामने जैसे इंटरव्यू में बैठा जाता है वैसे बैठ के आप आंसर कर सकते हैं। तो एक ये माध्यम हो सकता है इस चीज को दूर करने का। दूसरा है मॉक इंटरव्यू से इम्पैक्ट होना। एक बड़ा रीजन ये है, ठीक है। इससे भी कई बार होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना डाउन होता है, बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि मैंने कुछ कोचिंग्स में मॉक दिए थे। मैं कोचिंग्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो एक कोचिंग में मैंने मॉक दिया, ठीक है, गया मैं। अब भाई उन्होंने क्या करना होता है, मेरे जो रीजनल क्षेत्र से इतने डीप डीप क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए कि मुझे आ ही नहीं रहे। और उसने मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिरा दिया कि भाई क्या ही होगा इंटरव्यू में। तो आपको जो मॉक इंटरव्यू है ना, उनसे सीखना है, उनको खुद पे हावी होने देना नहीं है, ठीक है। अब मॉक इंटरव्यू में कई बार जानबूझ के टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कि आप कैसे उन्हें हैंडल करते हैं। तो इस चीज को आप जान लीजिए कि मॉक इंटरव्यू से प्रभावित नहीं होना, उन्हें सीखना है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। वो चाहे अच्छे जाएं चाहे बुरे जाएं, उनको एनालाइज करना है और रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म पर्पस होना चाहिए, ठीक है, ना कि प्रभावित होना, ना कि अपने ऊपर इस मॉक इंटरव्यू को हावी होने देना, ठीक है। दूसरा, कॉन्फिडेंस की कमी, ये बिल्कुल कम नहीं रखना, ठीक है। ये कम हम क्यों हो जाता है कॉन्फिडेंस की कमी, क्योंकि हम अपने आप को कम आंकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को कम नहीं आंकना। क्या नहीं करना, कम नहीं आंकना अपने आप को। आप किसी से कम नहीं है भाई। आप खुद सोचो कि आपने प्री दिया, ठीक है, मेंस दिया, ये 2 एग्जाम पास करके इंटरव्यू में पहुंचे हो, और नॉलेज का टेस्ट जो है ना प्री मेंस में हो जाता है, ठीक है। वहां आपकी पर्सनैलिटी इंटरव्यू में देखी जाती है। तो कॉन्फिडेंस नहीं कम रखो, ठीक है ना। ये ऐसी जगह है ना जहां लाखों लोग पहुंचना चाहते हैं भाई, ठीक है। बहुत जनों का सपना होता है यहाँ पहुंचना, ठीक है। तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होना कि हम किसी से कम है। और दूसरी चीज, रिजल्ट का मत सोचो भाई। जितना रिजल्ट का सोचोगे ना, उतना जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है ना खराब होगी। मैं बस इतना जानता हूँ, रिजल्ट का बिल्कुल नहीं सोचना। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। धड़ल्ले से मॉक इंटरव्यू दो, ठीक है। उसके माध्यम से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। और जितना अपने नॉलेज पे काम करो, ये भी एक माध्यम है, ठीक है। और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। और ये तो हमने बात ही कर ली कि अपने आप को कम आंकना नहीं। आप प्री पास कर रहे हो, मेंस पास कर रहे हो, तब जाके इंटरव्यू में पहुंच रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे जाके इंटरव्यू में बैठ गए हो। तो आपको डर लगना चाहिए। आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, समझो इस चीज को, ठीक है। और एक चीज और है, अगर मान लो कि आपका क्या कहना होता है, नर्वसनेस जो है कम नहीं हो रही, आपने जैसे मेरे साथ था, मॉक इंटरव्यू दिए मैंने, आई थिंक 6-7 दिए होंगे मैंने। उसके बावजूद भी ना जो फियर है मेरे अंदर का कम नहीं हो रहा था। और मेरा जो फेस है ना, जो मेरे अंदर होता है वही मेरे फेस पे दिख जाता है। सबसे बड़ी कमी थी मेरी पर्सनैलिटी की। मे भी सबसे अच्छी भी है, क्योंकि मैं इस कारण लोग मुझे ट्रस्टवर्दी भी समझते हैं कि ठीक है, 2 फेजेस नहीं। आजकल आपको पता ही है, दुनिया में लोग तरह तरह के होते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। लेकिन अगर ये क्वालिटी है आप में और आपको डर लग रहा है, तो बस उस डर को अपने चेहरे पे प्रस्तुत मत होने दीजिएगा, ठीक है। कि आपको डर लग रहा, मुस्कुराते रहिए, मतलब इतना भी नहीं मुस्कुराना कि इंटरव्यू बोर्ड्स असहज फील करे। बस एक हल्की सी स्माइल रखिए, जो भी डर आपको लग रहा है उसे अंदर ही रखिए। दूसरा, जो हमारी जो 6th कमी रही है, हालांकि इस पर ठीक ठाक था मेरा नॉलेज, मुझे 1-2 जगह ही सॉरी बोलना पड़ा है। और आप वहां सॉरी बोलेंगे ना तो आपके नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है। आपने ये मेरा खुद देखा है, मैंने लगभग 2 से 3 बार सॉरी बोला था वहां, ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे 64 मार्क्स बने। तो इसका मतलब यही है कि यदि आप सॉरी बोल देते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन क्या पता उनको बेटर ही लगे कि हाँ ठीक है, बंदा जो है सामने वाला जो है अपनी गलतियां मान रहा है, अगर उसे आ नहीं रहा तो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि आर्गुमेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि नॉलेज पे ज्यादा से ज्यादा काम करें। जितना आपका नॉलेज बेटर होगा ना, उतना आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंट वाली चीज है ना, ये दूर होती जाएगी और कॉन्फिडेंट आपका चरम पे बढ़ता जाएगा। तो हो सके तो जितना हो नॉलेज पे काम करें। और जो लास्ट है हमारा,
वो है करंट अफेयर पे ध्यान देना। उस टाइम जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो नेशनल चल रही हैं या इंटरनेशनल चल रही हैं, उस पर निगाह बना के रखनी है, उस पर अपने जो है पॉजिटिव नेगेटिव दो एक्सपेक्ट तैयार करने हैं। देन एक बैलेंस अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो भी आपको तैयार करके चलनी। और नेक्स्ट चीज जो है वो सिचुएशनल क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई, ठीक है, उनपे आपका क्या आंसर बन सकता है, इसके बारे में आप बैठ के सोचें कि हाँ अगर ये सिचुएशन है तो इसका क्या बेटर आंसर हो सकता है, या फिर मैं इस सिचुएशन पे क्या सोच रहा हूं, ठीक है। इसके लिए भी आप यूट्यूब का सहारा, सॉरी यूट्यूब का कह रहा हूं मैं, ऑनलाइन सहारा ले सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, ठीक है। इन सब का सहारा ले सकते हैं, उन्हें सिचुएशन दे सकते हैं, या उन्हें कह सकते हैं कि हमसे यूपीपीसी से ओरिएंटेड सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे, उसकी खूब प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप कितनी भी सिचुएशनल जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको वहां नई सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। हमें भी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन हमें तो तैयार होकर जाना है। तो इस चीज को तैयार करते रहें, खूब प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। यही एक माध्यम है अपने अंदर के डर को भगाने का और इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म करने का। और पहले ही प्रयास में अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो वहां पहुंचने के बाद आपको खाली हाथ ना लौटना पड़े। इन सब गलतियों पर काम करिए, मैं भी इन सब पर काम करूंगा और अपनी गलतियों को इंप्रूव करूंगा। जहां जहां मुझे लगा कि हाँ ठीक है मेरी कमी यहाँ है, तो मैं उस पर काम कर ही रहा हूं और उसे धीरे धीरे दूर कर रहा हूं। तो इस प्रकार आपको पता ही लग गया होगा कि इंटरव्यू जो है यूपीपीसीएस का कोई नॉलेज का टेस्ट तो है नहीं, बल्कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। बोर्ड यह देखता है कि अगर आपको कल एक जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या आप उसे संतुलित और ईमानदारी और समझदारी से निभा पाएंगे। तो होप सो आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। उम्मीद है कि जो मेरा ये वास्तविक अनुभव जो रहा है वह आपको तैयारी में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीपीसीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यार इंटरव्यू एक दिन का गेम है नहीं, आज से हम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हम वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि हाँ हम लास्ट में ही जाके इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती, इसको शुरू से ही फॉलो करना पड़ता है। तो उनके साथ भी जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और हाँ यूपीपीसीएस मीमांसा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी इस चैनल पे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको उपलब्ध हो सके। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगला वीडियो किस विषय पर आप चाहते हैं, ठीक है। देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तैयारी जारी रखिए क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय हिंद।